आज की ये जो क्लास है मेनली हम डाउट डिस्कशन मींस कोई स्पेशल टॉपिक नहीं, ये बच्चों ने, इसीलिए मैं ये लाइव भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं देखता भी रहूँगा क्या सवाल है क्या नहीं। तो थोड़ा डाउट डिस्कशन क्लास है और केवल जो अच्छे क्वेश्चन है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। कल के पेपर मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था, तो मैं सोच रहा था कि एवरेज स्कोर 11 रहे, वहाँ हाईएस्ट स्कोर 11 रहा है। मतलब जिस तरह का पेपर था पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त तो आप भी बोल रहे थे कि आसान है। ठीक है, चलो जैसा भी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आप में से ही दिया था एक बच्चे ने, क्वेश्चन क्या है सुनिए। सवाल में ये दिया हुआ है कि एक स्क्रीन है बियरिंग ए रियल इमेज उस पर बनी है ऑफ मैग्निफिकेशन M1 फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। मान लो ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है और इसके सामने ये स्क्रीन है, कॉन्वेक्स लेंस है, सामने स्क्रीन है, रियल इमेज बनी है और उसका मैग्निफिकेशन M1 है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जहां भी रखा है, सपोज आपने ऑब्जेक्ट A डिस्टेंस दूर रखा है, तो जो इमेज बनी होगी स्क्रीन पे वो कितनी दूर बनी होगी, क्योंकि V/U होता है ना, V/U। अभी मैं माइनस प्लस पे नहीं जा रहा हूं, इन सवालों में अक्सर ऐसा होता है कि आप मोड़ लेके चल लो चाहे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि M1 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑब्टेन हुआ है। तो बताओ क्या पहला अरेंजमेंट बन गया? उसके बाद क्या लिखता है क्वेश्चन में जो दिया है, मैं पूरी लाइन बोलता हूं सुनिए। स्क्रीन बियरिंग ए, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हालांकि मैंने ग्रुप में डाल भी दिया था, पर आप सब तो यहाँ रहते हैं, आपने पूछा। ठीक है, A screen bearing a real image of magnification M1 formed by a convex lens is moved by a distance x। तो अब अगला डायग्राम बनेगा, स्क्रीन को कितना चला दिया, x आगे ले, मैं यहां बना रहा हूं स्क्रीन को हम x आगे की तरफ ले गए हैं इधर से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x। अब इसमें लेंस को मूव नहीं करवाया। एक हमने पढ़े थे कभी डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसमें स्क्रीन फिक्स होती थी, हम किसको मूव करवाते थे, लेंस को, लेकिन यहाँ स्क्रीन को मूव किया। अब ये बोलता है द ऑब्जेक्ट इज देन मूव्ड अंटिल अ न्यू इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन M2 इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। लेंस तो वही है, लेंस तो वही है जहां था। तो पहले तो ये बताओ, अब भी अगर इमेज मिली उनको दोबारा, तो इमेज कितनी दूर होगी लेंस से? M1A प्लस x, इमेज इतनी दूर होगी। ठीक है, तो ये इसमें बोलता है द ऑब्जेक्ट इज देन मूव्ड, इसको ऑब्जेक्ट को चलाया गया कब तक, जब तक दोबारा से उस पर इमेज बनती है, अंटिल अ न्यू इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन M2 इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। आप ऑब्जेक्ट को कहीं लेके आ गए, ये ऑब्जेक्ट था, सपोज अब ऑब्जेक्ट यहां आ गया, थोड़ा आप चला के लाए और अब दोबारा से उस पर इमेज मिलती है स्क्रीन पे, लेकिन उसका जो मैग्निफिकेशन है अब कितना है, M2। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इससे कितने टाइम्स है, M2। तो मुझे ये पहले पता है, तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी बोलिए, M1A प्लस x डिवाइडेड बाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा वेरिएबल कम कर रहा हूं, नहीं तो आप एक और नया वेरिएबल बढ़ा दोगे, y यहां से यहां गए तो फिर उनको कम बाद में करते फिरोगे, 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हमने थोड़ा कम वेरिएबल से काम चलाया। आप बताओ क्या यहां तक ये समझ आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें पूछा है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। 4 ऑप्शन है x, M1 और M2 में, और आपको फोकल लेंथ बतानी है। मैंने पहले ही थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैं चलाऊं तो वेरिएबल एक एक में कम करता लाया, नहीं तो u यहाँ v यहाँ, हमने डायरेक्ट ही M1 M2 का यूज कर लिया। अब मुझे फोकल लेंथ चाहिए, तो देखिए इन सारी चीजों में जो नॉन वैल्यूज है, जो हमें पता है, जो क्वेश्चन में दी है, वो तो है M1 M2 और एक दिया है क्वेश्चन में कि x। और जो अननोन है, जो हमें नहीं पता, अननोन कौन कौन है, एक तो फोकल लेंथ और एक और वेरिएबल जो मैंने मान लिया, कौन सा, a। एक तो फोकल लेंथ और एक a, ये अननोन है। क्लियर? और मुझे निकालना है f, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, a एलिमिनेट करना और f आ जाना है। पर मैं सोल्व करके दिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है ना सोल्व हो,
क्योंकि एक दिन पहले मैंने हिंट दिया था तो मैं भी शायद वो नहीं हो पाया होगा सोल्व। तो ये यही काम करना है। दो इक्वेशन कहां से बनाए, कौन सी इक्वेशन बनेगी लेंस में, लेंस इक्वेशन, लेंस में बनती ही लेंस इक्वेशन है। तो हम दो इक्वेशन इसमें बनाए। तो दो इक्वेशन अगर मैं यहां बनाता हूं तो देखिए पहली इक्वेशन फर्स्ट लेंस इक्वेशन, आप डायग्राम देख के बोल सकते हैं। फर्स्ट बार पहली बार u कितना है, a नहीं है, माइनस ए, और v कितना है, प्लस m1 है। हमारी इक्वेशन होती है लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपने ये इसमें लगाया 1/v, v कितना m1a, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/a इज इक्वल टू 1/f। मैं अगर 1/a कॉमन भी ले लूं, थोड़ा सा आसान बनाऊं इसे, 1/m1 प्लस 1, यानी कि मैंने एलसीएम लिया m1, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस, एक इक्वेशन तो मेरी ये आ गई। वेरिएबल दो हैं, एक 1/a और एक 1/f। दूसरी इक्वेशन यहां से बोलो u कितना, सेकंड वाले केस में माइनस और ये जो भी इधर लिखा हुआ है और v उधर वाला। तो अब मैं फिर से लगाऊं 1/v, v देखता हूं तो m1a प्लस x, माइनस माइनस प्लस हो जाना है 1/u। अब u करोगे तो m2 ऊपर जाएगा, m1a प्लस x इज इक्वल टू 1/f। इसमें तो देखो एलसीएम सेम ही है, तो ऊपर 1 प्लस m2 बना, तो यहां से आया 1 प्लस m2 अपॉन m1a। मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा, तो उसके लिए मैं a से ऊपर मल्टीप्लाई कर लूं और a से डिवाइड। क्या ये बन गया? थोड़ा सोल्व करना भी तो आना चाहिए ना किस तरह से, ठीक है। नहीं दिख रहा तो आप देख लो, कैसे भी खड़े होके आगे पीछे इधर उधर होके देख लो। अब सुनो, इनमें से क्या a कॉमन आ रहा है, दोनों में से a कॉमन आएगा तो 1/a बनेगा। तो मैं लास्ट इक्वेशन यहां लिखता हूं, बस इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। 1/a ऊपर तो बचा 1 प्लस m2, 1 प्लस m2, नीचे कितना m1 प्लस x अपॉन a, m1 प्लस x अपॉन a इज इक्वल टू 1/f। इक्वेशन नंबर 2। अब भाई अब सुनो, मुझे दो इक्वेशन सोल्व करनी है, a एलिमिनेट करना है और f लाना है। तो सबसे पहला काम तो मुझे दिख रहा है, मैं डिवाइड कर दूं। डिवाइड करते ही बहुत कुछ कट रहा है, 1/f से 1/f और 1/a से 1/a, और उससे डिवाइड करने से a आ जाएगा, और उस a को मैं वापस इसमें पुट कर लूं तो उससे सोल्व हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। यहाँ पे डस्टर नहीं है, देखिए चलो डस्टर नहीं, मैं उधर करता हूं इसको सोल्व। देख लीजिए कैसे होगा, सुनिए। आपने इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया, तो 1/a से 1/a गया, उधर बचा 1 प्लस m1 अपॉन m1, और इसको डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर तो गया m1 प्लस x/a डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1। सिंपली आ गया। यहां से मुझे चाहिए 1/a, ताकि मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं और f आ जाए। तो 1/a चाहिए, तो बाकी सबको उधर भेजो। m1 प्लस x/a इज इक्वल टू, ये तो ऊपर गया m1 इंटू 1 प्लस m2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1। क्लियर है? इस m1 को मैं इधर से हटा के यहां सब्ट्रैक्शन में ले आऊं, माइनस m1 हो गया। इसमें से m1 कॉमन ही आ गया, तो 1/a मुझे चाहिए वही आ रहा है। x को नीचे ले जाओ, ठीक है। एक m1 आपने कॉमन लिया, तो m1/x, यहां तो क्या बचा 1 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस 1। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस m1 आएगा और 1 से 1 कटेगा और ऊपर बचेगा m2 माइनस m1। तो यहां से मैं अगर देखूं, देखो सिंप्लीफिकेशन तो आ सकती है क्वेश्चन में। 1/a इज इक्वल टू m1/x, नीचे बचा 1 प्लस
m1 और ऊपर क्या बचा, 1 से 1 तो गया, m2 माइनस m1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है मैं उसमें 1/a, देखो ये आ गया आपका 1/a, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन फर्स्ट में हम ये पुट करें तो देखते हैं क्या होगा। इधर आपकी लिखी है इक्वेशन नंबर 1, अब मैं हटा दूं इससे नीचे का, 1/a की जगह आपने वो रखा, उधर से बोलेंगे क्या है, m1/x m2 माइनस m1 1 प्लस m1। इसके अलावा ये है यहाँ पे 1 प्लस m1/m1 इक्वल टू 1/, ये कैंसिल हो गया, m1 से रेसिप्रोकल कर लो, f निकालने, तो f कितना आ गया, x अपॉन m2 माइनस m1। आप इसको 4 इक्वेशन बढ़ा के भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने वो चीजें वेरिएबल पहले कम करना कैसे है वो आपको सिखाया यहाँ पे। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ ये, है ना। थोड़ा इस सवाल में दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, वो इक्वेशन बना भी लेते हैं तो फिर वेरिएबल ज्यादा कर देते हैं, फिर सोल्व नहीं करते लास्ट तक, ये दिक्कत है। क्या पहला डाउट समझ आ गया है? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, नोट कर लो अगर करना है तो, किसी को करो तो जल्दी करो, देखो बोलना नहीं भी, आराम से बैठो। हमारा जो स्कोर चल रहा है अभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम चल रहा है, क्योंकि खासकर कल वाले पेपर को देखते हुए थोड़ा इजी पेपर लग रहा था यार। अब ऐसा थोड़ी मुझे इजी लग रहा था, वो डिस्कस हो रहा था तब आप भी ऐसे बोल रहे थे, ये तो सीधे सीधे। पर क्या कितने, 7 ही होता है। हो गया ना। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। दूसरा सवाल मिटा देना इसे तो, बातें नहीं हुई, बातें नहीं। दूसरा सवाल देखिए, एक स्टूडेंट ने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये लिखा है, अरे इधर सुनो, यूनिफॉर्म मोशन का ये क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मोशन का सुनिए क्या दे रखा है। इसमें ये दे रखा है कि एक प्लेन है, XY प्लेन, a particle moves along x-axis with a uniform speed of 2 मीटर पर सेकेंड starting from origin at t equal to 0। समझ में आया? यानी कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड, ये दिया, क्लियर। उसके बाद ये लिखता है अनदर पार्टिकल स्टार्टिंग एट t equal to 0 moves along y-axis with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा किधर जा रहा है, y के अलोंग, और वो भी ओरिजिन से चला और कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड। A third particle starting from origin at t equal to 0 moves along a straight line from origin which is inclined at 37 degree to the x-axis। तीसरा भी यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन कितने एंगल पे, 37 पे। तो मैं एक लाइन लगा दूं, तीसरा जो पार्टिकल है वो चल रहा है 37 डिग्री पे, स्पीड दी थी इसकी। क्वेश्चन है what should be the speed of third particle so that all the 3 particles always remain in a straight line। ऑप्शन छोड़ो, what should be the speed of third particle so that all the 3 particles always remain in a straight line। √30 ठीक है सर। क्वेश्चन आया समझ? थोड़ी देर बाद ये यहां है, थोड़ी देर बाद ये यहां है,
इन दोनों को ज्वाइन करो तो तीसरा यहां होना चाहिए। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है? तीसरा कितनी स्पीड से चलाएं कि ये तीनों हमें क्या लगता रहे कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे। आ गया ना सवाल समझ में? यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करवा दिया इस बच्चे ने इस सवाल में। कीजिए, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। नहीं तो अभी इसमें तो यार देखो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है ना कहीं। ये तो मोशन का जो बिल्कुल बेसिक सवाल हो सकता है वो है, जो 9 से भी पहले अगर बच्चा पढ़ लेता हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मैथ्स में ही बता देते हैं ऐसे फॉर्मूले आते हैं ना, मैथ्स में भी ये चीजें बता दी जाती हैं क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में। अच्छा प्रीतम खड़े हो, खड़े हो, मैं एक दो बातें पूछ रहा हूं आपसे, खड़े हो। ये बताओ t बराबर 0 पे तीनों स्टार्ट हुए हैं, किसी t टाइम पे ये पहला पार्टिकल कितना चल चुका होगा? 2t सही है, 2t आगे गया होगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आप मुझे ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2t 0। यार स्ट्रेट लाइन तो आपने पढ़ ली ना मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन तक तो आता है। ये t टाइम में कहां पहुंच गया होगा? 3t। तो प्रीतम इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? हाँ 0,3t, ठीक है। और अगर ये v स्पीड से चलता है, मुझे नहीं पता इसकी स्पीड निकालनी है, तो ये t टाइम में कितना आगे चल देगा? vt चला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आप बताओ मुझे, क्या पता, एंगल दिया है ना? एंगल दिया है कि नहीं सवाल में? कितना? 37 x के साथ। हाँ x के साथ 37, और ये लेंथ vt cos 37 और vt sin 37, सही बताया इन्होंने। इसके भी कोऑर्डिनेट बता दिए। एंगल आपको पता लग जाएगा। जैसे कई, अगर आप बताओ कि आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पढ़ी हैं, सपोज यूं आ जाए कि ये तो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, इट इज मूविंग अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू √3/2 इंटू एक्स, ना सॉरी दोबारा बोलता हूं, y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। यूं आ जाए, ये है नहीं सवाल में तो एंगल दे रखा है, यूं आ जाए y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, तो tan थीटा √3 हो गया कि नहीं? क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y इक्वल टू mx, अगर वो ओरिजिन से पास हो, और m क्या होता है? tan थीटा। ये सवाल तो थोड़ा आसान, थोड़ा आसान क्या मतलब, बस एंगल डायरेक्ट दे दिया। एंगल डायरेक्ट ना देके लाइन भी तो दे सकते थे। सपोज मैं आपसे पूछूं इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx, tan 37 कितना होता है? tan 37 होगा 4/3। यार 3/4, ठीक है। ये 37 होता है, तो tan 37 कितना हो गया? 3/4। ये यूं ना लिख के ऐसे भी तो दे सकते थे कि इट इज मूविंग अलोंग द लाइन y इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स। इस सवाल ने तो हमारे लिए थोड़ा आसान किया है, ठीक है। तो ये एंगल 37 है, तो ये पहला कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? vt cos 37, cos 37 होता है 4/5 एंड sin 37 3/5, तो ये बनेगा 4/5 इंटू vt, और ये बनेगा 3/5 इंटू vt। नजर आ गया? बैठ जाओ आप, नजर आ रही है क्या लिखा है मैंने? चलो ठीक है। अब सवाल कहता है कि ये तीनों हर वक्त एक स्ट्रेट लाइन पे रहें, तो उसके लिए v कितना होगा? क्या कंडीशन होगी? कैसे आप यूं बताओ, चेक कैसे करते हो मैथ्स में कि एक लाइन पे दूसरा पॉइंट? कोलिनियरिटी की कंडीशन याद कर रखी है, स्लोप से याद कर रखी है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? आप करो, आप इसको कीजिए कि कैसे इनको कोलिनियर करेंगे और उससे फिर बी निकालो। इनको कोलिनियर कीजिए और फिर आप उससे बी निकालिए कि क्या होगा। बड़ा है क्या मेथड? तो मैं छोटा बता देता हूं। इधर सुनो, स्लोप निकालनी आती किसी लाइन की? किसी लाइन की स्लोप निकालनी आती है आपको? y2 माइनस y1 अपॉन आती है ना? जो स्लोप इस लाइन की होगी वही स्लोप इस लाइन की होगी, जो स्लोप इस लाइन की होगी वही इसकी होगी। भाई मैं अगर इसको नाम a दूं, इसको नाम b दूं और इसको c, तो ca और ba दोनों की स्लोप सेम है कि नहीं? ca की स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर ba की स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, लगाओ तो यार इक्वेशन लगाओ अगर आपने कुछ लिखा है तो। मुझे नहीं पता ये एनटीएससी में आया हुआ सवाल है या वैसे कहीं से दिया है, लेकिन जो भी है एक मोशन का अच्छा सवाल है, यूनिफॉर्म मोशन का। ऑप्शन तो है लेकिन क्यों मांग रहे हो? ऑप्शन तो हमने पिछले में भी नहीं दिया, आप करो ना सोल्व। y2 माइनस y1 यानी कि 3/5 vt। अब मैं ये कंडीशन यहां लगाऊं, इसमें कर रहे हो आप? भाई आ रहा है तो बताओ। देखते हैं y2 माइनस y1, पहले मैं ca की स्लोप देख रहा हूं अपॉन x2 माइनस x1 4/5 vt माइनस बराबर, अब हो सकता है ba की स्लोप देखते हैं y2 माइनस y1 vt माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस, ये लिखना आ गया। आप एरिया से जाते शायद उससे छोटा बन रहे, तो यहां से टी और टी कट गए कॉमन आके, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -2 इधर मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 3/5 माइनस 6/5b बस बराबर 3 इंटू 4/5 12/5b माइनस 6 को इधर उठा लाओ और इस 6/5 को उधर जोड़ दीजिए, 12/5 प्लस 6/5 6 से 3 ये 1, सही बोल रहा था वो बच्चा जो शुरू में बोल रहे हैं। स्पीड कितनी आ गई? 5/3, और अगर वो ऐसा यूनिट में था तो ये मीटर पर सेकंड। चलो कम से कम इस सवाल के बहाने हमने यूनिफॉर्म मोशन तो हमें आता था, लेकिन एक चीज और देखी कि 3 पॉइंट, मैथ्स का एक पॉइंट सीखा हमने। मैथ्स में आ सकते हैं ऐसे सवाल, फिजिक्स में तो चलो यही था, मैथ्स में आ सकते हैं ना कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो उसका एक आसान तरीका ये हो गया कि आप स्लोप निकाल के और इक्वेट कर दो। अच्छा मैं बी सी की भी स्लोप निकाल सकता था, तो एक ही बात है, मैंने इसको लिया और इसको लिया क्योंकि बी ए की आसान थी, उसमें ज्यादा वेरिएबल नहीं आ रहे, उसमें कम ही वैल्यूज आ रही थी। बताइए दूसरा सवाल हो गया, समझ आ गया? मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक ऑप्टिक्स का जिसमें स्क्रीन को मूव किया और दूसरा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का। दूसरा सवाल लिया यूनिफॉर्म मोशन का। हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए वही इधर ध्यान दीजिए, अभी बातें मत कीजिए आप स्टार्ट। क्या ये दोनों सवाल सभी को समझ आ गए? ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि हम हर चीज का वेट अगले पेपर में करें। आपको मैंने उस दिन यूनिट्स पढ़ाई, मेजरमेंट का एक क्लास ली थी यहाँ पे, लेंथ की कई यूनिट बताई, एसआई यूनिट बताई, लेंथ की नई नई यूनिट भी बताई थी, एयू, पार्सेक, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर बताया था। तो यूं उम्मीद मत करो कि लास्ट तक भी हमारे मेजर में कोई सवाल आए ना आए,
हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल पेपर में अगर पुराने पेपर देखते तो वहां पे ऐसे सवाल आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तो क्या होता है, एक पेपर में 13 ही तो सवाल आने हैं फिजिक्स के, 13 तो चैप्टर हो जाते हैं यार, मतलब 13 नहीं तो 10 तो चैप्टर हो जाते हैं, तो हर चीज कवर नहीं हो सकती है टेस्ट में। तो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है एक एक चीज पे ध्यान दें आप। और इसीलिए मैं तो अक्सर डाउट्स कॉमन लेता हूँ, जो बच्चे भी डाउट भेजते हैं तो जब भी ध्यान रहता है मेरे, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर रहा था और यहाँ भी मैं कॉमनली ही डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए हम तीसरी चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट डाउट। ये आपका करंट पे है, एक सर्किट दिखा रखा है, ये तो पता नहीं क्यों डाउट भेज दिया। ये भेज रखा है एक बच्चे ने वैल्यू, खैर इसमें है, मैंने तो अपनी लिख दी, जो भी है इसमें होंगी कुछ वैल्यू, ठीक है, इससे अलग है, मैंने ये लिख दी। सुनो, पूछा ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऑप्शन में नहीं दे रहा, ऑप्शन देने से ही कई बार हिंट मिल जाता, बिना ऑप्शन कीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम या 0, उसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं, उसमें ऐसे नहीं है क्योंकि उसमें वैल्यू अलग है, ठीक है। अब इसमें मैं दे रहा हूं आपको 5 ओम या 0, क्यों 5 क्यों नहीं? देखो क्या है कि अगर इसको ए और इसको बी बोल रहे हो ना तो ये बी है ही नहीं। क्या कनेक्टिंग वायर पे सेम पॉइंट होता है कि नहीं? होता है ना। तो ये सर्किट शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया मतलब ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट में कितना है, ए ही है। और अब पैरेलल में दो रास्ते जब दिखे और उनमें एक में तो 5 ओम रेजिस्टेंस और एक में बिल्कुल जीरो, पैरेलल में है ना दोनों, एक में 5 एक में 0, तो सारा का सारा करंट कहां से बोलेगा, जीरो वाले से। 5 तो किसी काम का ही नहीं, उसको आप सर्किट से रिमूव कर दो। या फिर हमने पढ़ा था कि पैरेलल में अगर एक भी पाथ ऐसा आ जाए जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो तो आप बचे हुए पूरे सर्किट को हटाओ उस पैरेलल में से और खाली उस 0 रेजिस्टेंस वाले पाथ को रखिए, ठीक है। ये सवाल यहाँ पे इसीलिए दिया गया कि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस है तो है ही 5। मैं एक आपसे यहाँ से हटके क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, डाउट्स नहीं हो, इस तरह की बात मैं बता रहा हूँ। कल एक टेस्ट था, उसमें एक सवाल आया, देखो हो सकता है भाई आपसे एक लेवल ऊपर जा रहा हो लेकिन आपको समझ आ जाएगा, सुनिए। लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या था, वर्मा जी को वो बताता हूँ आपको। ये था सवाल कि ये कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है और इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में, समझ गए हो। अगर कंडक्टर होता है तो उसकी बॉडी के अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो, लेकिन वो कंडक्टर नहीं था, वो कंडक्टर नहीं था, वो तो कुछ और था। डाइलेक्ट्रिक सुने, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे करंट फ्लो हो पा रहा है कि नहीं तो उसे नाम दे दिया जाता है इंसुलेटर। और अगर ये देखा जाए कि उसमें कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा फील्ड लगाने से तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक। तो उनमें ना एक क्वेश्चन था कि यूं पूछा कि आपने फील्ड लगाया, कंडक्टर नहीं है डाइलेक्ट्रिक है, फील्ड लगाया आपने, ठीक है। एक टर्म होती है, पता नहीं आपके आई है कि नहीं, शायद ना भी आई हो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। एक टर्म थी पोलराइजेशन, वो ऑप्टिक्स वाला नहीं, ऑप्टिक्स वाला पढ़ा हमने, वो नहीं, बिल्कुल अलग है, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। तो सुनो, उसके दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, सब कुछ है, पी कोस थीटा और ये और वो और ए कोस थीटा सब कुछ। वहां पे क्वेश्चन में यूं पूछ रखा कि इस कैविटी के अंदर पोलराइजेशन क्या होगा। पोलराइजेशन केवल वहां होता है जहां पे कोई मटेरियल हो, जहां मटेरियल ही नहीं हो वहां पोलराइजेशन नहीं होता है। और उनमें ना 0 ऑप्शन ना देके उस पेपर में नन ऑफ दीज एक दे रखा। अब वहां भी वो क्यों, वो चक्कर खाने के लिए ऐसी, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे सवाल बना दिए जाते। जैसे अभी मैंने 2 रजिस्टर लगाए, साथ में एक लगा दिया। अब अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन भी और 0 ना हो तो भी आप क्या टिक करके आएंगे, नन ऑफ दीज, समझ गए हो ना। इनमें कई बार यूं कंफ्यूज किया जाता है। तो इस सवाल का आंसर था 0, लेकिन उसमें 0 कोई ऑप्शन नहीं था और चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है वहां पे, नन ऑफ दीज, तो वो टिक करना था। तो हम ये कभी ना सोच के चले कि नन ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं, जानबूझकर नन ऑफ दीज लाने के लिए
वो ऑप्शन गायब करवा रखा होगा, ठीक है। और यहाँ से हमने ये सीखा, ये जो क्वेश्चन था जो बच्चे ने भेजा था, इसमें तो कुछ था तो नहीं वैसे भी, पर चलो एक सॉर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हुआ, क्या था क्या, समझ में आ गया है, ठीक है। अगले सवाल पे मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रोड है, उसको घुमाया जा रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिए। यार कॉन्सेप्ट तो ना बहुत डिस्कस हो चुके, 9वीं से लेके 10वीं तक बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके, लेकिन ऐसा हो रहा है पेपर में वही सवाल बस हो पाएगा जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही लास्ट दिन डिस्कस हुआ और उसका पेपर में आ जाए, ऐसा ही हो रहा है कुछ। इवन मतलब देखो एक दो तो मैच भी कर जाते हैं। आपको अगर ध्यान हो पिछले पेपर में, कल मेजर में, क्या फ्लोटेशन वाले क्वेश्चंस जो हमने पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास ली, क्या उससे बाहर गए थे फ्लोटेशन के सवाल? उन्हीं में से 2 आ रहे थे। एक तो रिजल्ट ही आ गया था वो कि वो सैटेलाइट वाला, या सैटेलाइट नहीं पता नहीं कौन सा था, हाँ कंटेनर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा पता नहीं कौन सा है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो एनटीएसटी वाला। तो मतलब जब आपने पूरा अगर ढंग से रिवाइज किया तो चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन उनमें से हो जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया है, ये है मे भी हो सकता है +1 HCV में, शायद +1 HCV में ऑब्जेक्टिव सर्कुलर मोशन में है ये सवाल इस तरह का। तो इन्होंने लिखा है कि ये एक रोड है और इसको घुमाया जा रहा है विद एंगुलर स्पीड, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, कितने स्पीड से? ओमेगा से। इन्होंने पूछा है रोड का मास है m, यूनिफॉर्म रोड है, लेंथ है l, ये दिया गया है। अब मैं ये भूल गया कि किस जगह टेंशन पूछी, चलो ऐसे पढ़ा रहने दो उसको, क्योंकि हम एक जनरल काम करें ना। हो सकता है इसने L/4 पे पूछी हो सकता है इसने बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछी हो सकता है बिल्कुल एंड में पूछी हो। हम एक जनरल काम कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो इन्होंने टेंशन पूछी है कितनी दूर किसी भी x लेंथ पे, यहां टेंशन पूछिए, कैसे निकाले हम यहां टेंशन? भाई यहां की टेंशन का काम क्या है? एक बार इस बात का जवाब देना आप। यहां की टेंशन का काम इस पार्ट को घुमाना है या इस पार्ट को घुमाना है? पक्की बात है। टेंशन एक पुलिंग फोर्स होती, अगर पुशिंग फोर्स होती ना, अगर टेंशन पुश करने वाला फोर्स होती तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको प्रोवाइड कर रही होती? एक्स लेंथ को, क्योंकि वो पुलिंग फोर्स है। तो यहाँ की टेंशन एक्स को तो बाहर खींचेगी और यहाँ की टेंशन उस बचे हुए L-x को अंदर खींचेगी, और हमें तो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। ध्यान से समझो इस चीज को। ये स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन भेजा उसमें पता नहीं L/4 पे पूछ रखा है शायद, हम तो जनरल कर रहे हैं इसको एक्स पे, तो हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ जो टेंशन होगी उसका काम एक्स लेंथ को सर्कुलर मोशन में घुमाना है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, या फिर इसको L-x। ये तो बात आ गई है समझ में, या कोई डाउट है इसमें? अगर टेंशन की जगह कोई पुशिंग फोर्स हो तो वो किसको घुमा रहा होता? एक्स को। कैसा भी हो सकता है यार, हम तो रस्सी की टेंशन या रोड की टेंशन की बात कर रहे हैं। देखो यहां जो टेंशन है, यहां जो टेंशन है उसका काम क्या है? कितनी लेंथ को घुमाना? L को। यहां जो टेंशन है उसकी L-x, और यहां वाली टेंशन 0, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बजाय मैं एक हाइपोथेटिकल बात करूं, इस सवाल में तो टेंशन है, कोई पुशिंग फोर्स होता तो यहां वाले एल लेंथ को घुमाता, यहां वाला और यहां वाला टेंशन फ्री, मतलब 0, ठीक है। तो अब देखो टेंशन लिखने का तरीका, किताबों में इन सवालों के सॉल्यूशन इंटीग्रेशन से दिए जाते हैं, लेकिन हम एक और चीज जानते हैं कि अगर शायद 2-4 दिन पहले यूज भी हुआ था, मुझे सवाल ध्यान नहीं है, हाँ उसमें वो लिया था हमने, बीकर घुमाया था तो पानी कुछ ऊपर चला गया था। मैंने उसमें एक अलग तरीके से आपको याद भी करवाया था। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज लिनियरली वेरी करे किसी दूसरे पैरामीटर के साथ तो एवरेज वैल्यू डायरेक्ट इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 पढ़ा था ना हमने शायद। तो देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये टेंशन मुझे निकालनी है, यहाँ की टेंशन निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। HCV का वही सवाल है जो इस बच्चे ने भेजा है, उसमें x का नहीं पूछा है। अब देखिए इस पार्ट की लेंथ कितनी है? L-x, तो इसका मास कितना हुआ यूनिटरी मेथड से? L-x अपॉन L। रुको, गलत बोल रहे हो आप। इसका मास, हाँ भाई हर्ष बता दो, चलो ये मास बताओ।
हाँ ठीक है, यूनिटरी मेथड, एल लेंथ का m, यूनिट लेंथ का m बाई एल, तो l माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू, यही मैं बोला। आप l माइनस एक्स ऊपर बोल रहे थे, अच्छा अच्छा ऊपर ही है, सॉरी, ठीक है आप सही बोल रहे थे, मुझे लगा गड़बड़ है। देखिए ना ना सही है, मैं इसीलिए सोच गया ऊपर बोल रहे हो नीचे। अब इसमें आगे देखो, ये मास है, इसका एफबीडी कैसे बनाए हम, वर्टिकल फोर्स नहीं देखने, हॉरिजॉन्टल देखने, जैसे घूम रहे, कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस पार्ट पे, केवल और केवल यहां की टेंशन। आप इसको ब्रेक कीजिए, एंड दिस टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं इक्वेट कर सकता हूं दिस P इज इक्वल टू इसका मास कितना है, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और इसकी एक्सेलरेशन। अब इसकी एक्सेलरेशन लिखने में फिर वही बात जो मैंने वो रोटेटिंग बीकर में बताई थी उस दिन, रोटेटिंग बीकर में लिया था आपने, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है, कितने रेडियस में घूम रही है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। लास्ट वाला पॉइंट कितने रेडियस में घूम रहा है, ओमेगा स्क्वायर एल, एल आर जो भी है। क्या ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो आप ऐसे में ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन से, और क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उधर करता हूं इसको, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालें हम, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। यहां वाले की एक्सेलरेशन कितनी है, यहां वाले की ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां वाले की कितनी है, तो जो एवरेज होगी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई, हमारे लेवल पे एनटीएससी लेवल पे इंटीग्रेशन वाले सवाल नहीं आएंगे, ऐसी एक्सेलरेशन आएंगी जहां पे वो लिनियरली वेरी करे, जैसे कि कल वो बीकर घूम रहा था उसमें हो रहा था, है ना, वो एक अलग क्वेश्चन था, वो टेंशन का नहीं, वो तो एक हाइट कितना जाएगा वो था सवाल। तो ये आ गया आपके पास, एवरेज है हमने इसमें पुट किया, तो इसमें देखो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन आया, और अंदर क्या बचा, एल प्लस एक्स। तो अगर मैं यहाँ रखूं तो ये बनेगा m बाई एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और एक आएगा एल प्लस एक्स और एक है एल माइनस एक्स, तो क्या आ गया। और आप वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर, कई बार ऑब्जेक्टिव सवालों में 2 ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल एंड पे टेंशन कितनी होगी, 0, क्योंकि ये पुलिंग फोर्स, पुशिंग हो तो फिर यहाँ 0 है ना। तो क्या x बराबर l रखने पे टेंशन 0 आ रही है, क्या इस आंसर में x बराबर l रखने पे टेंशन 0 आ रही है क्या, आ रही है ना, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। कई बार मैं इसलिए बता रहा हूँ x पे पूछ ले और 4 ऑप्शन है, तो एक चीज तो आप यही कंफर्म कर सकते हो कि x की जगह l रखने पे टेंशन 0 हो सकता है, 2 ऑप्शन उससे रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर ये सवाल आएगा तो चांसेस ये नहीं होते किसी भी x पे पूछेगा। इन जनरल जैसे इस सवाल में भेजा हुआ है l/4 पे बताओ, तो अब तो मैंने जनरलाइज कर दिया, नहीं तो आप वहीं से तोड़ के करते। अब इसमें आप x की जगह l/4 रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं। बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछा हो तो x कितना रखना है, XL 0 0 0, x की जगह आप 0 रखेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में टेंशन कितनी आ गई, m ओमेगा स्क्वायर l/2, बिल्कुल स्टार्टिंग में आई है। और कहीं पूछे तो ये तरीका है, ठीक है। तो ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं। अब ज्यादातर बार बुक्स में ये वाला सवाल इंटीग्रेशन से सोल्व करके दिखाते हैं, जो सोल्व बुक्स होती हैं उनमें वो यूं मानेंगे यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे जाओ, थोड़ा और dr जाओ, थोड़ा सा एक पार्ट मानो dm, फिर वो कहेंगे कि उस पे df निकालो और फिर उसका क्या करो, इंटीग्रेशन। लेकिन हम जानते हैं कि अगर लीनियर वेरिएशन है तो ये ऐसे ही बात बनेगी, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। चलो जैसा आपको जाना है तब चले जाना, ठीक है। अभी रुक रहे हो जा रहे हो, ठीक है चलिए। बातें नहीं यार, बातें नहीं सुनिए। अगले डाउट पे मैं चल रहा हूँ, ये लाइन से 2-3 डाउट है एक जैसे। ये यहाँ पे वर्टिकल नीचे mg लगता, उसको कौन बैलेंस करता तो हिंज फोर्स बैलेंस करता, हाँ, तो वो भी टेंशन में काउंट होता। हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। सुनो, इनका एक और सवाल है
कि अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में टेंशन पूछी जाती, बिल्कुल स्टार्टिंग में टेंशन पूछी जाती तो वहां तो हिंज फोर्स दो फोर्स लगाता। अरे ध्यान दो, एक अच्छा सवाल ये पूछ रहे हैं, हिंज फोर्स दो फोर्स लगाता, एक तो होता सेंट्रीपिटल और एक होता जिसका काम होता है mg को बैलेंस कराना। अब वहां पे ना आपको खुद दिमाग लगाना होगा कि क्या वो mg को क्वेश्चन में लेना चाह रहा है कि नहीं, या तो उसने थोड़ा सा मेंशन किया हो कि रोड थोड़ी सी झुग्गी है कुछ है, या ऑप्शन ऐसे बना रखे हो जिनमें एम इंक्लूड कर रखा हो mg वाला पार्ट, ठीक है। जानबूझ के उसी को इंक्लूड करके यूं मत कहना कि क्वेश्चन में गलती है और ये, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है ये अपने आप एज्यूम करना पड़ जाता है। देखो सवाल बनाने वाला ऐसा है कि सारे सवाल किताबों में भी तो किसी ने बना के लिखे होंगे, तो इंसान ही बनाते हैं सवाल, तो उनके दिमाग में एक साइड की बातें चलती रहती है। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट वो वहां पे मिस कर गए हो, तो और हो सकता है बच्चे के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ जाए, तो हर बार हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ना अड़े रहें कि भाई ये आ गया तो ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो हमें खुद कुछ अजम्पशंस ले लेनी चाहिए वहाँ पे। जैसे कुछ दिन पहले सवाल था वो साउंड की स्पीड के बारे में, वो बार बार हम एक चीज एज्यूम कर रहे हैं उसमें, जो एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या फॉर्मूला था साउंड की स्पीड का, गामा पी बाई रो का अंडर रूट, रो को हम लिख सकते हैं पीएम बाई आरटी, ठीक है ना, तो उससे वो बन जाता है। अब वहां पे फिर खुद ही कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ रही थी, तभी जाके आंसर्स ठीक हो रहे थे। क्लियर है? तो ये चीज तो हम खुद ही देखें, अपने आप देखें। आप बताओ भाई ये पार्ट आ गया क्या समझ? ठीक है, चलता हूं मैं अभी ये कह रहा था, लाइन से 2-3 सवाल हैं एक जैसे मैंने ये ना तो शेयर किए ना इनका मैं जवाब दे पाया क्योंकि टाइम नहीं लग पाया, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू ही बता रहा हूँ। ये 2-3 सवाल कैसे हैं, इनमें सब में ना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई न्यू, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई न्यू। आप इतनी बातें याद रखें कि अगर वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्पीड पूछी है, तो लैम्डा इक्वल टू वी बाई न्यू से आ जाएगी। कोई भी दो दे रखा है, तीसरा इससे आ जाएगा। और अगर वेव कोई ईएम वेव है, रेडियो वेव, इस तरह का, आज जैसे एक बच्चे का फोन आया था, मैं बीच में एक और सवाल पे आ रहा हूँ, बोले सर मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। मैं कहा यार मैं क्या करूँ, पाँव में दर्द हो रहा है? तो नहीं सर ये सवाल है कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है तो मैं कौन सी वेव का यूज करूँ, और उसने चार वेव अरे वो इसी तरह बोला हिंदी में, मैं क्या करूँ पाँव में दर्द है, तो वेव बताया उसने, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे। बताओ एक्सरे। अब देखो बहुत से बच्चे तो एक्सरे पे ही जाएंगे, अरे पाँव टूटा थोड़ी है भाई, गामा कैंसर करवा दिया, गामा, इंफ्रारेड, सिकाई सुनिए, सिकाई, कई बार चोट लग जाती है तो यूं नहीं कहते भाई थोड़ी सिकाई कर लो, हैं, होता है कि नहीं। एक बार जैसे मैं गिर गया था, छोटा था तब, चबूतरे से, छोटा ही चबूतरा था लेकिन उससे छोटे हम थे, तो गिर गया था, तो कंधा टूटा तो नहीं, लेकिन अपनी भाषा में इधर बोलते कंधा उतर गया, है ना। तो भाई वो कंधा जब उतरा तो उसको कैसे सही किया गया, रात को जब मैं सोने लगा, एक गरम रोटी, बिना घी की गरम रोटी के अंदर गुड़ लगा दिया और वो मेरे बांध दिया गया था, और उससे मतलब वो क्या है, कौन सी वेव देना चाह रहे हैं वो, गरम मतलब कौन सा, इंफ्रारेड। कई बार हम जैसे आंख में लग जाती है अपने आप ही करते नहीं रहते, ये क्या करते हैं, ये कौन सा, मतलब हम वही इंफ्रारेड ही देना चाहते हैं। तो उसने मुझे बताया, बोले सर एनटीएससी में आया है ये सवाल, तो मैंने कहा ऐसे आया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बोले नहीं सर वहाँ हेडेक लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं, आपके पास होंगी किताबें, मुझे नहीं पता, तो आया होगा। तो एक अच्छा सवाल है ये भी, और इसमें अच्छी बात ये है कि अगर एक्सरे एक ऑप्शन है तो वो फंसवा देता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है कि मेडिकल लाइन की कौन सी रे, एक्सरे, जबकि एक्सरे तो अगर टूट ही गया पाँव तब के लिए हो, क्लियर है ना, ये तो तब के लिए हमें यूज करना है। एक और सवाल सुनो, थोड़ा सा इनसे अलग था,
सुनो, ये राजस्थान एनटीएससी का है, राजस्थान एनटीएससी का है। सवाल क्या है सुनिए। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed at a distance of distinct vision from the lens of a simple microscope. माइक्रोस्कोप मतलब आए हैं बीच बीच में, अब ये राजस्थान एनटीएससी में आया हुआ है, ये घूम जाता है बार बार। हाँ वो मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द लेंस ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड आएगा वहां पे, इज फॉर्म्ड। क्या है कि एक फोकल लेंथ इसकी दे दी। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है कि दो होते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल में एक होता है। एक होता है। ये बोल रहा है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और उसकी फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, और जो इमेज बनी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट पे बनी है। केवल ये पूछा है इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज। अब आपको याद आ जाए तो बड़ा सीधा वैसे डाउट भेज दिया क्वेश्चन है। अंश भाई यहीं से समझ लो आप इसको, अभी आप हो नहीं लेकिन हम समझा रहे हैं, ठीक है? जब देखेंगे तब समझ लेंगे। आप करो ना एक बार। सिंपल माइक्रोस्कोप है, फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर और इमेज बनी है नियर पॉइंट पे, तो आपको बताना है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। क्या है? हाँ सही है, बिना ऑप्शन भी आपने सही बता दिया, 4 ऑप्शन में से। कैसे, किसने बताया? हाँ, हमें पढ़ाया गया था, मतलब आपको पढ़ाया गया था कि मैग्नीफाइंग पावर d/f से लेके 1 + d/f तक होती है। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हो, जब इमेज कहां बनती है? फार पॉइंट, इंफिनिटी पे, तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की होती है d/f, और जब लीस्ट डिस्टेंस पे बने तो 1 + d/f। अगर ये याद है तो ये राजस्थान एनटीएससी का ये क्वेश्चन बड़ा आसान है आपके लिए, ठीक है? तो कितना आ गया 1 + d/f? 25/2.5, 10, 10 + 1 11 आ गया ना, समझ तो आ गया, ठीक है? अब हमने तो यार मुझे लगता है वो ऑनलाइन टाइम में शायद कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे भी टाइम लगाया था, पूरा पढ़ा दिया आपको, लेकिन चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बिकॉज एक बार मैंने देखा वो गुजरात एनटीएससी में क्वेश्चन आया, गुजरात एनटीएससी में, उसमें तो केवल ये पूछना था कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा, वो कंपाउंड पे आ गया। परंतु अगर कोई पढ़ के नहीं जाएगा तो कर कैसे आएगा वो? और एक ये आज देखने को मिला राजस्थान एनटीएससी का, ये सिंपल माइक्रोस्कोप पे है। ये आसान तब है जब आपको फॉर्मूले याद है तो, ठीक है? अच्छा, एक बच्चा ये क्वेश्चन भेज रहा है, क्वेश्चन मतलब कहीं से भी। अगला सवाल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2-3 स्टेटमेंट बड़ी आसान है, जो काम की स्टेटमेंट है, जिसपे 2 स्टेटमेंट बना रखी है कि अगर एक लेंस के दोनों साइड मीडियम चेंज कर दिया जाए, क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड है कि नहीं? दोनों साइड, अगर एक लेंस के दोनों साइड मीडियम चेंज, आप एक चीज दिमाग में रखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नहीं है 1/v + 1/u = 1/f, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, और 1/v - 1/u = 1/f, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। ये तो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं जो केवल पैरेक्शियल रे जो थिन लेंस हो, कई कंडीशंस हैं तब है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं अगर बात करूं, एक पहला रूल छोड़ दो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल ना इन ए प्लेन, वो तो रिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, वो भी है प्लेन में। जो दूसरा रूल जो हमारे न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या है? सेकंड रूल, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपसे पूछा जाए क्या ये केवल प्लेन सरफेस पे लगता है? सभी पे लगता है, कर्व पे भी लगता है, थिक मिरर पे भी लगता है, थिन मिरर पे भी लगता है। समझ में आया? दूसरी बात, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ, क्या है वो? n1 × sin i is equal to n2 × sin r, या रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल i by sin of angle r is constant for a given pair of media।
नहीं तो कांस्टेंट नहीं है, मीडियम ही चेंज कर दोगे तो साइन आई बाई साइन आर आपका कांस्टेंट होगा। और इसको हम इस तरह याद करते हैं, तो इसी में भी ऐसे ही सवाल आ सकते हैं। क्या ये लेंस पे लगता है? ये हमने तो लगाया नहीं कभी। क्या ये स्नेल्स लॉ लेंस पे लगता है, इसी से तो ये प्रूफ होता है। फिर हम लगाते नहीं है, हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन लेंस हो कुछ हो, कोई भी एक सरफेस आ गई जहां पे मीडियम चेंज होगा वहां पे स्नेल्स लॉ लगता ही है। न्यूटन क्यों गलत हुआ था कॉर्पस्कुलर थ्योरी में? न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि लाइट जब भी डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी उसने दी, कॉर्पसल्स जैसे पार्टिकल होते बोले वो तेज हो लेते हैं, डेंसर मीडियम में वो तेज हो लेते हैं और रेयरर मीडियम में हल्के हो जाते हैं। न्यूटन ने इस तरह देखा जैसे डेंसर मीडियम तो एक हाईवे की तरह है और रेयरर मीडियम दलदल है, मतलब न्यूटन की जो सोच थी। तो उन्होंने कहा दलदल में तो इतनी तेज चल नहीं पाएंगे और बहुत ही डेंस मीडियम है, हाईवे बन गया तो उस पर फ्रीली चलेंगे। और पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करके कई लोग मतलब अपना जीवन काल पूरा करके उसी थ्योरी में। बाद में पता लगा जब मेजरमेंट पॉसिबल हो पाया था तो तब पता लगा था कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत है, तब पता लगा था। ठीक है, क्लियर है ये चीज? असल में क्या होता है, जब रेयरर टू डेंसर जाओगे तो स्पीड कम होगी और डेंसर टू रेयरर जाओगे तो स्पीड ज्यादा होगी। चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने, मींस क्वेश्चन तो उन बच्चों के थे, एक तो यहाँ से था और उन बच्चों के थे जो हॉस्टल में नहीं है, लेकिन हमने आपके सामने भी डिस्कस कर दिए क्योंकि क्वेश्चन तो सबके ही डाउट हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम आई तो हो सकता है आपको भी आती है इनमें। अभी बताओ क्या ये आज की क्लास ये समझ में आ गई है? ठीक है, कल लास्ट में कोई क्या पूछ रहा था, मैंने कहा ये क्लास में पूछ लेते, फिर बता भी दिया था नेगेटिव मार्क्स में वो हाँ बता देता हूं आप सभी को। यहाँ पे एक चीज इन्होंने पूछी थी कि दो एयर बबल्स होते हैं, लिक्विड में दो बबल्स हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? हमने तो पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, फिर भी वो रिपेल करते हैं, वाटर फिर भी वो रिपेल करते हैं। कारण सुनो इधर दो एयर बबल है, खाली जगह, एयर बबल मतलब खाली जगह, बीच में पानी बाहर पानी, बीच और यहाँ कहीं बबल है, तो मास को अट्रैक्ट करता है। तो जो बाहर वाला पानी है ना, बाहर वाला पानी, वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, वो दोनों ड्रॉप्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। क्लियर है? जो बाहर का जो पानी है वो बबल की जगह आ जाएगा, तो हमें लगेगा कि बबल कहाँ शिफ्ट हो गए, बाहर। तो बबल्स के बीच में कैसा फोर्स महसूस होगा वहां पे? रिपल्सिव। ये पद आया कि नहीं आया समझ? देखो यहां मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखिए भाई, ये लिक्विड भरा हुआ है और बीच में दो एयर गैप है, एयर बबल्स। अब अगर ये दोनों यहां हैं और कुछ नहीं है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो पूछा है बबल रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? तो असल में वैसे तो हम याद करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे यहाँ का पानी और यहाँ का पानी अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। भाई यहाँ वाले पानी में तो जगह ही नहीं है बीच में, हम मानते हैं कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो जगह है ना, यहाँ और यहाँ। तो वो जैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, तो बदले में वहां पे एक वैकेंसी दिखेगी बबल। तो बबल कहाँ जाते नजर आएंगे? दूर जाते। ये पता है सेम वैसी ही बात है, आपने कभी अगर डिस्कस हो लिया हो कहीं, बबल्स ने क्या किया, बबल्स उसमें ये पूछा था कि बबल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं कि बबल्स रिपेल कर रहे हैं? बबल्स क्या कर रहे हैं बताओ? दूर जा रहे हैं ना। अच्छा, कभी ये सुना है कि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं? कहीं तो केमिस्ट्री में आ गया हो या कहीं। एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक होल्स। नहीं आया तो फिर छोड़ो इस चीज को, फिर मैं इसके डिस्कशन में नहीं जा रहा। मुझे लगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं जब भी डिस्कस करता हूँ आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी होती हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये वाला कॉन्सेप्ट भी कहीं आया हो, तो हो सकता है वहां नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में एक होल नाम की चीज आती है और कहते हैं होल कैरियर है। वो होल नहीं चलता, वो ऐसे ही चलता है। देखो यहाँ होल है, थोड़ी देर बाद वो होल यहाँ दिखेगा, तो हम कहते हैं होल आगे गया। होल नहीं चल रहा, यहाँ वैकेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन आके इसमें भर गया, बदले में वैकेंसी कहाँ क्रिएट होगी? यहाँ। तो वो असल में ऐसा मोशन होता है।
ठीक है, इस तरह का वो मोशन है। और कोई कुछ पूछना चाहता हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? सबसे पहली बात तो दिमाग में ये रखो कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल। फिर मैं आ रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब होता है, ये माइकल फैराडे ने ये बात बताई थी, इवन कहते हैं कि खुद के ऊपर प्रूव करके दिखाई थी। उन्होंने एक मेटल का बड़ा स्फीयर बनवा लिया, बोले मैं इसके अंदर जाऊंगा और इस लैब में ना बहुत भारी फील्ड लगा दो, इतना फील्ड लगा दो कि ची में अगर अंदर फील्ड एंटर कर गया तो मेरी राख बाहर है, मतलब इतना फील्ड लगा दो। अब कहते हैं उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्या तब पिछले दिन शाम को कोई चूहा रख के देख लिया होगा, कुछ तो किया होगा भाई, पता नहीं कैसे क्या, इतना रिस्क कैसे ले लिया कि खुद ही अंदर जा रहे हैं, कुछ तो चेक किया होगा पहले। तो उन्होंने जाके दिखाया और वो बिल्कुल सेफ आए। मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और उस डिब्बे को नाम दिया गया फैराडे केज। केज मतलब पिंजरा। एक मेटल का बॉक्स है और उसके अंदर कैविटी है, तो आप बाहर से चाहे कितना भी फील्ड लगा लो, कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा लो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, अगर उस मेटल में आप करंट फ्लो नहीं करवा रहे हो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो मेटल के अंदर जो कैविटी है वहां पे नेट फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इससे जो अच्छी लैब होती है, कई तो ऐसी लैब होती है जहां कभी कोई फील्ड ही जनरेट नहीं होता है। मैं स्कूलों की लैब की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूलों की लैब में भी फील्ड जनरेट नहीं होते। कुछ वैसे जो आगे कॉलेज लेवल पे लैब्स हैं, कॉलेज लेवल पे लैब्स थोड़ी अच्छी होती हैं अगर आप अच्छे कॉलेज में गए हो तो। अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो लैब काफी अच्छी होती है। जैसे इवन अपना इधर भी आसपास जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं सीधी आईआईटी की बात नहीं कर रहा, अब तो कॉलेज यहाँ भी अच्छे होने लगे। अब फिजिक्स, अरे एनआईटी की भी बात नहीं कर रहा मैं, तो आप अपने आसपास के कॉलेज देख लो, उनमें भी ठीक ठाक होने लगे एक्सपेरिमेंट। ये जैसे सुनो, हम ये भी जो भी हैं, अरे मैं खाली आरपीएस नहीं, और भी जो कॉलेज है इनका भी बताता हूँ। जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ये वेव ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट है, तो इनके लिए डार्क रूम चाहिए, बिल्कुल डार्क रूम, बिल्कुल अंधेरा हो उसमें। पहले तो ऐसे रूम भाई होते होंगे, देखो हमारे सीनियर्स ने भी किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखे। लेकिन जब हम पढ़ाने लगे तो हमें वो देखने को मिले हैं कि ये डार्क रूम है। कई बार तो जैसे डार्क रूम में जाने में टीचर ही डर जाते हैं, बच्चा कर दे बकवास है डार्क रूम में, लेकिन वहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखना होता है और ढंग से वो एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं इस तरह से। तो चलिए हम अब आज की क्लास को फिनिश करने वाले हैं। और तो कुछ इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो समझ आ गया। फिर मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब आप किसी चीज को ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रभाव से नहीं बचा सकते, कुछ भी लगा दो। और एक और चीज बता देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, एक सुनो, इधर सुनो, एक आपने एक कंडक्टर रखा है, उसके अंदर कैविटी है, बाहर आप कितना भी स्ट्रॉन्ग चार्ज रख लो उसका फील्ड अंदर एंटर नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग डज नॉट वर्क द अदर वे राउंड, मींस अंदर आप स्ट्रॉन्ग चार्ज रखोगे तो बाहर फील्ड अपीयर हो जाता है। अंदर आप कितना ही स्ट्रॉन्ग चार्ज रखो या हल्का चार्ज रखो उसका फील्ड नहीं आएगा, लेकिन उसकी वजह से सरफेस पे चार्ज अपीयर हो जाते हैं। हाँ, वो इंड्यूस होते हैं। हाँ, और उनकी वजह से बाहर क्या आ जाता है, फील्ड आ जाता है। तो अगर पूछा जाए बाहर चार्ज रखा अंदर फील्ड नहीं आएगा, अंदर चार्ज रखा तो बाहर फील्ड आएगा, उसका नहीं आया, लेकिन जो इंड्यूस चार्जेज है उनका आ गया। और बताओ बाहर वाला भी तो इंड्यूस करेगा वो उन पे प्लस माइनस। हाँ, फिर भी अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यही तो प्रॉपर्टी है इसकी खास। देखो फिर अंदर वाली जो दीवार उन पे चार्ज, मैं बता देता हूँ एक बार, इन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ाया है आगे। देखिए ये कोई भी कंडक्टर है और इसके अंदर ये कैविटी है, देख लो भाई, ये कंडक्टर है और कंडक्टर में खाली जगह है, कैविटी। सबसे पहली बात, मैं बाहर कोई चार्ज रखता हूं, पॉजिटिव चार्ज है सपोज, इसकी वजह से बाहर कैसा इंड्यूस होगा, नेगेटिव। मैंने कहा ये कैपिटल क्यू है, हो सकता है कि ये कितना इंड्यूस हुआ, -Q। मेटल की बॉडी में कोई चार्ज नहीं रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में वो सरफेस पे आता है, वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। क्लियर है? अंदर केवल तभी आएगा जब कैविटी में कोई चार्ज रखा हो, नहीं तो अंदर कोई चार्ज नहीं आता। ये सारी चीजें हम गॉस लॉ से प्रूव करते हैं, अभी प्रूव नहीं कर रहे हम, अभी आपको समझा रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं। तो देखो फिलहाल यहाँ क्यों रखा, तो यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, -Q। क्या अंदर कुछ है? नहीं है, इसका मतलब अंदर तो चार्ज कितना रहेगा, 0। क्या इसको कहीं से कोई सोर्स मिला है?
चार्ज देने के लिए, नहीं मिला। तो न्यूट्रल था तब भी कितना रहना चाहिए, न्यूट्रल। तो ये पूरे में माइनस क्यू ना आके इधर नेगेटिव आता है और बदले में उधर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो इंड्यूस चार्ज है ना, इन सब के फैराडे ने फॉर्मूले दे रखे हैं। हम नहीं करते इतना क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ते हैं। ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह, तो इन सब के फॉर्मूले दिए हुए हैं। लेकिन इनका और इनका मिलके अंदर फील्ड कितना होता है, हमेशा जीरो। हमेशा जीरो होगा, चाहे आपके पास लॉजिक हो चाहे ना हो। कई बार क्या होता है, विदाउट लॉजिक हम रिजल्ट याद करते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, परंतु होगा क्या। हाँ बोलो। इस माइनस की वजह से अंदर प्लस इंड्यूस होगा, अंदर इस वाला। माइनस की वजह से ना, कहीं कुछ इंड्यूस नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। अंदर वाली सरफेस पे चार्ज केवल तभी आएगा जब कैविटी में कुछ रखा हो। क्लियर है। और ये बाहर का सारा ये और ये क्यू मिलके कितना चार्ज कर देगा, यहाँ पे फील्ड कितना कर देगा, जीरो। लेकिन अगर आपने अंदर कोई क्यू रखा होता ना, तो इसकी वजह से यहाँ इंड्यूस होता माइनस क्यू, इसके बाहर वाला भी होता। अब सुनो, ये और ये मिलके बाहर नेट फील्ड जीरो देते हैं, बच कौन गया, बाहर वाला, तो वो अपना फील्ड देगा। चलिए, बहुत अच्छे टॉपिक है। तो मुझे लगता है अभी की बजाय अगर हम 2 साल बाद या 1 साल बाद मीन्स जब आप 12th में स्टार्ट हो जाएंगे उस समय, तो तब पढ़ने लायक ये चीजें हैं, वहां पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। और कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, फिर हम इस क्लास को फिनिश कर रहे हैं। नहीं तो मैंने आपसे अभी लास्ट में इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कुछ और भी आप पूछना चाहते हो। हो गया, ठीक है, थैंक यू।